हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी फॉर सीएसई में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज से हम लोग क्या है हिस्ट्री की लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम लोग क्या है हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इतिहास। तो हम लोग साथ साथ में क्या है कि हमारी राज्य व्यवस्था की भी क्लासेस चल रही हैं, पॉलिटी की। तो आप लोग राज्य व्यवस्था की भी क्लासेस को देख सकते हैं। और आज से जो है हम लोग हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। तो हिस्ट्री के बारे में हम लोग पहले कुछ बेसिक जानकारी देख लेंगे, जो कि आपके यूपीएससी और किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में इतिहास का एक अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो पूरे अकॉर्डिंग टू पूरे सभी पेपर मिला लिया जाएगा, पेपर 1, पेपर 2 में, पेपर 3 में। जो पेपर 1 में जो है तो हिस्ट्री पूछी जाती है, पेपर 1 में हिस्ट्री दिया गया है। मतलब पेपर 1 में जो है तो हिस्ट्री का अहम महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो पेपर 1 में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, तो हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। चाहे आपका यूपीएससी हो गया, चाहे आपका एमपीपीएससी हो गया, या आपका छत्तीसगढ़ पीएससी हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश पीएससी हो गया। तो कोई भी स्टेट का पीएससी का एग्जाम यदि आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। और बहुत ही अच्छे और बहुत ही सही तरीके से और एक अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जिससे क्या है आपको सिलेक्शन लेने में आसानी हो। तो देखिए, आज से हम लोग इतिहास स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग क्या है कुछ बेसिक चीजों को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। जो आप लोगों को पता होगा कि जो भारतीय इतिहास की शुरुआत मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है आप उसका जो पूरा जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे इतिहास में कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। यदि उस शब्द का अर्थ यदि आपको पता नहीं है तो आप बहुत जगह आप क्या है अटकेंगे। तो क्या है कुछ शब्दों का अर्थ यहाँ पे स्पष्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की ओर अग्रसित हो जाएंगे। तो देखिए, इतिहास क्या है पहले आपको ये जानकारी होनी आवश्यक है। तो देखिए, इतिहास देखिए इतिहास क्या है। यदि एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए इतिहास कहते किसे, इतिहास है क्या, इतिहास का अर्थ क्या है। हो सकता है आपको एग्जाम में तो खैर नहीं पूछा जाएगा, एक लाइन की डिफिनेशन है तो, लेकिन आपको इंटरव्यू में हो सकता है पूछा जाए। तो आपको ये सब सारी चीजें क्या है पता होनी चाहिए। देखिए, इतिहास क्या है, इतिहास सभ्यता व संस्कृति का अध्ययन है, या फिर दूसरे अर्थों में ये कर सकते हैं कि इतिहास सभ्यता व संस्कृति की क्या है कहानी है। तो इतिहास सभ्यता व संस्कृति की कहानी है। एक और डिफिनेशन है। देखिए, हम लोग पूरे इतिहास में जो भी युग पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, गुप्त हो, मौर्य हो, कुछ भी हो, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसका आर्थिक पक्ष देखेंगे, आर्थिक पक्ष, पॉलिटिकल पक्ष मतलब कि राजनीतिक पक्ष, और कल्चरल देखेंगे, सांस्कृतिक पक्ष देखेंगे, और सोशल मतलब सामाजिक पक्ष देखेंगे। तो इतिहास को एक और डिफिनीशन हम लोग दे सकते हैं एक एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट कि इतिहास आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तो हो गया, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक क्षेत्रों में निरंतरता व परिवर्तन का अध्ययन है। इतना चीजें आपको पता होनी चाहिए। इतिहास क्या है, इतिहास की आपको सिंगल आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए। हो सकता है अभी आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाए तो हो सकता है आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, सभ्यता व संस्कृति की कहानी है। दूसरे अर्थों में यदि पूछा जाए कि इतिहास, दूसरे अर्थों में, दूसरे शब्दों में अगर इतिहास की व्याख्या करनी है तो इतिहास क्या है, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में निरंतरता व परिवर्तन का अध्ययन है। तो
यहाँ पे आप लोग मैथमेटिकली भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, हिस्ट्री इज अ फंक्शन ऑफ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरल एंड सोशलिस्ट। इससे क्या है, आपके जो उत्तर लेखन में यदि आप ऐसे सब चीज़ें, यदि आप अपने उत्तर लेखन में, आंसर राइटिंग में यदि ये सब सारी चीज़ें आप यदि डालते हैं तो क्या होता है कि एक अच्छा इम्पैक्ट देता है। जो भी उस कॉपी को चेक कर रहा होता है तो उसके ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। तो अपने आंसर को एक क्या है, एक मतलब कि अपने आंसर राइटिंग को बेस्ट एक अच्छे से अच्छे रूप में प्रस्तुत करने की आप कोशिश करिए। हम लोग यहाँ पे प्री और मेंस दोनों के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री इज अ फंक्शन ऑफ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरल एंड सोशलिस्ट। तो ऐसे हम लोग क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को देखते जाएंगे, जो कि अब क्या है, ये सब सारी चीज़ें यदि आप आंसर अपनी आंसर राइटिंग में यदि आप डालते हैं, आंसर राइटिंग में यदि आप लिखते हैं तो उससे क्या है, एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। तो उससे क्या है, आपके 1 या 2 नंबर यदि ऐसे ही हर क्वेश्चन में डालेंगे तो 1-1 नंबर डालेंगे तो आपका क्या है, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें देखिए, हम लोग इतिहास की डिफिनेशन पढ़ लिया। देखिए, इतिहास को पढ़ने का स्रोत क्या है, हमें कैसे पता चला कि एक समय पे सिंधु घाटी सभ्यता थी, हमें कैसे पता चला कि एक समय पे क्या है, पाषाण युग था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो खैर ये पाषाण युग तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको चीज़ों को जानना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें आपको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, या फिर आप इसको क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, देखिए, इतिहास जो है, इतिहास को जानने का स्रोत क्या है, पहले तो वो देखेंगे। और दूसरा कि आपको एक पता होना चाहिए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, पीसीएस में पूछा जा सकता है, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे तो आप बैंकिंग, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें क्या है, पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अब पिता कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, ये चीज़ें आपको उसके बारे में पता होनी चाहिए कि कहा जाता है तो ऐसा क्यों कहा जाता है। क्योंकि क्या है, इन्होंने विधिवत इतिहास लेखन की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि इन्होंने विधिवत इतिहास लेखन की प्रक्रिया को शुरू किया। की प्रक्रिया का प्रारंभ किया। और कब किया तो ये भी पता होना चाहिए, 600 बीसी में। तो हेरोडोटस क्या है, एक बहुत ही बड़े इतिहासकार है। इन्होंने क्या किया कि जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसको एक विधिवत रूप से लिखने का प्रयास किया हेरोडोटस ने। इसलिए इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है द हिस्टोरिकल। हेरोडोटस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है द हिस्टोरिकल। द हिस्टोरिकल हो सकता है आपके पीसीएस में पूछा जा सके, क्योंकि हेरोडोटस तो वैसे भी बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इन्होंने विधिवत इतिहास लेखन की प्रक्रिया का प्रारंभ किया। इन्होंने एक रचना भी दी, द हिस्टोरिकल। तो ये सब सारी चीज़ें आपको क्या है, बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, जो भारतीय इतिहास है वो कहाँ से माना जाता है, वो माना जाता है आपके सिंधु घाटी सभ्यता से। लेकिन उसके पहले भी एक सभ्यता थी, पाषाण युग, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और वो कैसी सभ्यता थी, आदि ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक या ऐतिहासिक थी। आपको अभी शायद ना पता हो कि प्रागैतिहासिक किसे कहा जाता है, आदि ऐतिहासिक किसे कहा जाता है, और ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है। तो वो सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि पूरे इतिहास में प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, इन 3 शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो वो सब सारी चीज़ें देखेंगे। पहले आप ये कुछ की पॉइंट्स है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, लिपि के आधार पर जो है इतिहास को 3 भागों में बांटा गया।
लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में क्या 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से है? प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक इतिहास या काल कुछ भी लिख सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल या युग कुछ भी लिख सकते हैं। प्रागैतिहासिक, फिर आया आद्य ऐतिहासिक, काल, आद्य ऐतिहासिक काल, फिर थर्ड आया ऐतिहासिक। तो इनमें क्या डिफरेंस है कि इन्हें प्रागैतिहासिक कहा गया, आद्य ऐतिहासिक कहा गया और प्रागैतिहासिक कहा गया। तो देखिए, जो लिपि के आधार पर इनका, तो पहली बात तो इनका विभाजन किया गया। तो हम लोग जो इनका विश्लेषण करेंगे प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का लिपि के आधार पर करेंगे। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ तो आपको क्या है बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि लिपि की जानकारी नहीं थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी कारण इसे क्या किया गया, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे इस काल में लिपि की जानकारी नहीं थी। और लिपि की जानकारी ना होने के कारण ही इसे क्या कहा गया, प्रागैतिहासिक काल कहा गया। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आपका पाषाण युग। पाषाण युग कैसा है? प्रागैतिहासिक काल है। पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया, नवपाषाण, मध्य पाषाण और पूरा पाषाण युग। तो खैर ये तो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। पाषाण युग में क्या है, लिपि की जानकारी नहीं थी। कुछ समय के लोगों को लिपि की जानकारी नहीं थी। अब आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि इस युग में लिपि की जानकारी तो थी किंतु पढ़ी नहीं गई। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, लिपि की जानकारी थी किंतु पढ़ी नहीं गई। तो इस युग में लिपि की जानकारी तो थी किंतु पढ़ी नहीं गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं कि प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिपि की जानकारी नहीं थी। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिपि की जानकारी तो थी किंतु पढ़ी नहीं गई। दूसरा चीज हो गया। अब ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिसमें लिपि की जानकारी भी थी और क्या है, पढ़ी भी गई थी। लिपि की जानकारी है और क्या है, पढ़ी भी गई है। लिपि की जानकारी थी और पढ़ी भी गई है। इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। आद्य ऐतिहासिक काल का क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ी जनरल सामान्य चीजों को आप यहाँ पे देख लीजिए। और लिपि की जानकारी थी और पढ़ी गई, वो कौन सा काल है, ऐतिहासिक काल। अब देखिए, यहीं से क्वेश्चन क्या है, कई बार पूछा गया है और पूछा जाता ही है। आपके पीएससी में कई बार पूछा गया है, चाहे वो मध्य प्रदेश पीएससी हो या छत्तीसगढ़ पीएससी हो या फिर उत्तर प्रदेश पीएससी हो। आप यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये जरूर पूछा गया है कि पाषाण काल कौन सी काल की सभ्यता थी, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। बहुत बार पूछा गया है। तो जो पाषाण युग था वो कैसी सभ्यता थी, तो प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि लिपि की जानकारी तो थी किंतु क्या है, पढ़ी नहीं गई है। और फिर ऐतिहासिक काल मतलब कि लिपि की जानकारी थी और पढ़ी भी गई है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात क्या है,
वैदिक काल आता है। तो वैदिक काल से लेकर अब तक की जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है, तो वह ऐतिहासिक सभ्यता है, क्योंकि इस समय पे लिपि की जानकारी थी। लिपि का मतलब ये लिखिए लिखना और पढ़ना, तो इस समय क्या था, लिपि की जानकारी थी और क्या है, पढ़ी भी गई थी। चलिए इतना सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रागैतिहासिक काल की ये डिफिनीशन है, आदि ऐतिहासिक काल की ये डिफिनीशन है और ऐतिहासिक काल की डिफिनीशन ही है। तो इन चारों को अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाइए और लिखते चलिए मेरे साथ में, जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ उसको आप अपने क्या है नोट्स में लिखते चलिए और इसको नोट करिए, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ। चलिए अब हमें जो इन सब की जानकारी मिलती है, तो इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं, दो ही स्रोत हैं, पहला तो साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं और पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, उन सब के बारे में भी हम लोग क्या है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इतिहास को जानने की स्रोत क्या है। इतिहास के जानने के स्रोत। देखिए इतिहास को जानने के सिर्फ और सिर्फ कितने स्रोत हैं, दो स्रोत हैं, और दो स्रोतों से ही बहुत सारे स्रोत निकलते हैं। देखिए कौन कौन सा पहला स्रोत है, पहला तो है साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत क्या है वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे, बस आप अभी क्या है लिखते चलिए, साहित्यिक स्रोत। और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। अब देखिए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या होता है उसको यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं। पहले तो आपको दो चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई कि इतिहास को जानने के कितने स्रोत हैं, दो स्रोत है, पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, वो यहाँ पे अब हम लोग क्या है देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए अब साहित्यिक स्रोत क्या है कि किसी इतिहासकार की रचनाएं हो गई। कुल मिला के साहित्यिक स्रोत का ये मतलब ये देखिए जो कि हमें लिखावट के रूप में प्राप्त हो, वह स्रोत जो हमें रचनाओं के माध्यम से प्राप्त हो। देखिए रचनाओं के माध्यम से प्राप्त हो मतलब हमें क्या है, लिखावट के रूप में प्राप्त हो। चाहे तो कोई इतिहासकार की कोई पुस्तक लिखी गई हो, किसी उसकी जीवनी लिखी गई हो, तो हमें क्या है उस दौर की चीजों के बारे में हमें क्या है पता चलता है। अब जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका, एक विदेशी यात्री था, भारत आया था, उन्होंने क्या है एक रचना लिखी इंडिका, तो उससे भी बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि राजनीति के ऊपर लिखा गया है, तो उससे भी हमें बहुत सारी क्या है इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सब सारे जो हमें लिखावट के रूप में प्राप्त हो उसे क्या बोलते हैं, साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। अब वो क्या होता है, हो सकता है किसी इतिहासकार की रचनाएं हो सकती हैं, कोई विदेशी यात्री यदि भारत में आया हो तो उसके बारे में यदि कुछ लिख के गया हो तो उससे पता चलती है हमें। तो यहाँ पे पहला लिख लीजिए इतिहासकारों की रचनाएं, और दूसरा है विदेशी यात्री। इन दोनों के माध्यम से हमें क्या है, साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से जानकारी जो है प्राप्त होती है। ये तो हो गया हमारा साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत क्या है, फिर से एक बार साहित्यिक स्रोत को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज मानी जाती है वो कैसे खोजी गई, साहित्यिक स्रोत से या पुरातात्विक स्रोतों से। तो मैंने अभी बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें क्या है, लिपि का ज्ञान तो था किंतु पढ़ी नहीं गई, लिपि का ज्ञान था किंतु पढ़ी नहीं गई, तो कैसे उसमें क्या होगा, साहित्यिक स्रोत तो पता ही नहीं चलेगा। आपने लिखा है हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो पढ़ के आपने लिखने के बाद भी हम पढ़ नहीं पाए उस चीज को, तो क्या साहित्यिक स्रोत माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। तो कैसी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो फिर वो कैसी खोज मानी जाएगी, पुरातात्विक खोज मानी जाएगी। तो हम लोग अभी उस चीज को देखेंगे। पहले आप साहित्यिक स्रोत का इतना लिख लीजिए कि वह स्रोत जो हमें रचनाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। किसी विदेशी यात्री आ गया, उसने कुछ रचनाएं करके गई, भारतीय इतिहासकार हो गए, उन्होंने कुछ रचनाएं की इतिहास के बारे में, तो ये सब सारी चीजें से हमें क्या है, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, अब
यहाँ पे देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। पुरातात्विक स्रोत उत्खनन सामग्री, मुहरे, सिक्के, उत्खनन सामग्री हो गया, मुहरे हो गए, सिक्के हो गए, या कोई स्थल भवन का निर्माण स्थलों, हाँ वो सब क्या है उत्खनन सामग्री के ही अंतर्गत आ जाता है। तो अब देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां से हमें क्या क्या मिले हैं, क्या क्या प्राप्त मिले हैं, मुहरे भी प्राप्त हुई हैं, सिक्के भी प्राप्त हुए हैं और उत्खनन सामग्री भी प्राप्त हुई। तो कैसी सभ्यता कहलाएगी वो, सॉरी वो पुरातात्विक खोज कहलाएगी या फिर साहित्यिक खोज कहलाएगी। तो क्या कहलाएगी, पुरातात्विक खोज। पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से उसको क्या है, उसको उस स्थल को खोजा गया है। तो इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। तो यहाँ से आई थिंक यहाँ से आपकी चीजें जितनी भी सारी चीजें थी वहां यहाँ से आपकी क्या है क्लियर होती धीरे धीरे चली जाएंगे और एक इतिहास में आपकी एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। देखिए क्या है, हम लोग क्या है कई बार बेसिक चीजों को टारगेट ना करके उन चीजों को टारगेट करते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और डायरेक्ट उन चीजों पर टारगेट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होता है तो वो सारी चीजें क्या है एक समय के बाद बिखर जाती हैं और आपको क्या है आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली थी। आंसर राइटिंग तो छोड़िए, प्री में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे इतिहास में एक अच्छी पकड़ विकसित करने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेस की जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन जितनी जरूरत है उतनी चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे आप साहित्यिक स्रोत देख लिए और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत क्या है, जो हमें लिखावट के रूप में प्राप्त हुआ वो साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत क्या है, उत्खनन सामग्री हो गई, सिक्के हो गए, मुहरे हो गई, कहीं पे स्थल खंड बने हैं, कहीं स्थल खंड हो गए, स्तूप हो गया, कोई भवन निर्माण है, वो क्या, वो सब सारी चीजें क्या है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आती हैं। ये अब इनकी अच्छे से डिफरेंशियल आप लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं इतिहास के अगले चरण में। तो आप ये सब सारी चीजें आप तो लिख लीजिए पहले। चलिए अब हम लोग क्या है इतिहास के बारे में कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको जानकारी दे दी। उससे क्या है आपको आगे जाके इतिहास में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कुछ वर्ड आते हैं आदि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, तो कई बार है यहीं पे ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको मैंने समझाया अभी बोर्ड में 2 मिनट पहले, तो यहाँ से क्या है आपकी सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए अब जो भारतीय इतिहास की शुरुआत है तो आज हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। तो आज जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। बेसिक चीजें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़ने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, केवल हम इतना पढ़ने वाले हैं। और जो हम लोग का जो आगे लेक्चर होगा वो हम लोग पूरा डिटेल में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही पूरा रहेगा। तो ये देखिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा मतलब 90% आप श्योर मारेंगे यहाँ से क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आता ही है, प्री हो चाहे मेंस हो। तो अब देखिए मेंस का भी प्री का भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और मेंस का भी क्वेश्चन करवाऊंगा जब सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता पे आए हुए क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों भी करेंगे और संभावित क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। ये हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता की मैंने बताया था हिस्ट्री इज अ फंक्शन ऑफ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरल एंड सोशल, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक। तो हम लोग किसी भी संस्कृति को पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता हो चाहे वो वैदिक सभ्यता हो, ऋग्वेद हो, उत्तरवेद हो, गुप्त हो, मौर्य हो, जो भी हो, तो हम लोग उसका क्या देखेंगे, पहले तो हम लोग आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आर्थिक पक्ष देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का स्रोत क्या था। फिर आए राजनीतिक पक्ष देखेंगे, राजनीतिक पक्ष देखेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक पक्ष, फिर हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक व सामाजिक पक्ष।
देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। तो यहाँ से आई थिंक यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष और सामाजिक पक्ष। और जो हम लोग स्थलों के बारे में पढ़ने वाले हैं तो सब क्या आ जाएगा, राजनीतिक पक्ष में आएगा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो हो गया, और जितने भी स्थल हैं, रोपड़ हो गया जो पंजाब में है, कालीबंगा हो गया, चाहे जो भी स्थल है, हम लोग पूरे स्थल, एक एक स्थल के पूरे अकॉर्डिंग टू यूपीएससी पूरी सारी चीजें देखेंगे, ताकि आपको यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन छूट के मत जाए और एक अच्छा कंटेंट आपका तैयार होता चल जाए। तो चलिए इसको लिखा रहने दीजिए। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ बेसिक चीजें हम लोग ध्यान में रख लेते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। अब हमने आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा, क्योंकि इस सभ्यता में लिपि की जानकारी तो थी किंतु पढ़ी नहीं गई। अब लिपि की जानकारी है और पढ़ी नहीं गई तो कैसी सभ्यता कहलाएगी, तो वह कहलाएगी आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। मैंने अभी बताया इतिहास को लिपि के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक की मैंने डिफिनेशन क्या बताई थी कि लिपि की जानकारी हो किंतु पढ़ी ना गई हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। बहुत इंपॉर्टेंट, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो क्या है, नगरीय सभ्यता थी। और कैसी थी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी थी। तो ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि जो पहला जो स्थल खोजा गया था वो क्या था, हड़प्पा था। और दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। जब हम हड़प्पा स्थलों के बारे में देखेंगे तब हम उसको एकदम बढ़िया देखेंगे। और दूसरा चीज क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो कितने क्षेत्रों में था, 3 क्षेत्रों में था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने देशों में था, तो 3 देशों में था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में था। इतना पहले आप लोग देखिए, नोट करिए इसको पहले, ठीक है। वो 3 देश कौन कौन से थे, तो पहला तो पाकिस्तान था, दूसरा था भारत और तीसरा अफगानिस्तान। तो पहला जो स्थल खोजा गया था वो कहां पे खोजा गया था, वो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पे, कहां पे, रावी नदी के तट पे पंजाब प्रांत में। अब देखिए जो पहला स्थल खोजा गया था 1921 में, 1921 में पहला स्थल खोजा गया था। लेकिन उस समय क्या पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, क्या नहीं हुआ था। उस समय क्या था, वो भारत का ही हिस्सा था, तो उसे भारत ही माना जाएगा। किंतु अभी क्या है, पाकिस्तान बन चुका है, इसलिए अभी हम क्या है 3 देश ही पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में, पाक, अफगानिस्तान और पाक, भारत और अफगानिस्तान। तो इतनी सारी चीजें आपको क्या है पता होनी चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो 3 देशों में था। अब इसको अगर आप लोग लिख लिए हो तो मैं थोड़ा सा अभी मिटा देता हूँ। अगर पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कुल क्षेत्र कितने क्षेत्र में फैला था, तो सिंधु घाटी सभ्यता, पहली बात देखिए, कोई भी सभ्यता या संस्कृति का विकास हुआ तो किसके किनारे हुआ, नदियों के किनारे ही हुआ है। अब देखिए जितने भी स्थल हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वो सिंधु घाटी सब हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे चंदूदड़ो हो, चाहे लोथल हो, जितने भी स्थल हैं सभी के सभी क्या है, नदी के किनारे फैले हुए हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार को जो उदय माना जाता है वो क्या है, नदियों के किनारे ही हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक क्या है, नगरीय सभ्यता तो थी, लेकिन क्या है, एक क्या है, नदियों के किनारे विकसित हुई है। और जितनी भी सभ्यता व संस्कृति का विकास हुआ है तो सब कहाँ हुआ है, नदियों के किनारे ही हुआ है। क्योंकि जल क्या है, एक महत्वपूर्ण जीवन उपार्जन का एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अब
पीने के लिए पानी चाहिए, खेती करने के लिए कृषि चाहिए, कुछ भी करने के लिए तो हर चीज में तो पानी चाहिए। तो इसीलिए सभ्यता व संस्कृति के विकास क्या हुआ, नदियों के किनारे ही हुआ। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था, कितने क्षेत्रफल में फैली हुई थी, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। 12,900 देखिए 1,29,000 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितने भौगोलिक क्षेत्र में था, तो 12,999, बहुत ही बड़ी सभ्यता थी ये। अब मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, इसकी समकालीन सभ्यता तो थी सिंधु घाटी सभ्यता के। मिस्र व मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा विकसित अवस्था में थी तो कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की थी। और सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र में यदि किसी सभ्यता का विस्तार था अब तक के इतिहास में, तो वो कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता। कितने वर्ग किलोमीटर में, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। अब देखिए इसका उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक का इसका विस्तार कितना था। देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, तो क्या है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समझाने में भी अच्छा रहेगा। देखिए पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। अब उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी थी, मतलब उत्तर से दक्षिण तक में इसका विस्तार कैसा है, कितना किलोमीटर में था, तो वह था 1400 किलोमीटर में। ये क्या है, आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली, क्योंकि ये क्या है, एक अच्छे कंटेंट है। इसको यदि आप आंसर राइटिंग में यदि क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आंसर राइटिंग यदि आप इसको लिखते हैं तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब पूरब से पश्चिम तक का इसका विस्तार कितना था, तो 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर में ये क्या है, पूरब से पश्चिम तक फैली थी। और पूरा विस्तार यदि पूछा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में क्या है, फैली हुई थी। इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। अब यदि पूछा गया कि सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, तो क्या था, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर था कौन से जिले में, मेरठ जिला। ये सब आप लिखते चलिए, हस्तिनापुर मेरठ जिला। और किस नदी किनारे था, तो ये था यमुना नदी किनारे। और मेरठ कौन से स्टेट में आता है, तो उत्तर प्रदेश। तो सबसे पूर्वी जिला आपने पता कर लिया, हस्तिनापुर, मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश। और कौन से नदी किनारे, तो यमुना नदी के किनारे। अब पश्चिम में आइए, पश्चिम में क्या था, पश्चिम में पाकिस्तान में एक सोप्तकांगोर करके एक स्थल है जो कि पाकिस्तान में है, दास्त नदी के किनारे। तो जो पश्चिमी जो स्थल था वो था सोप्तकांगोर। सोप्तकांगोर एक स्थल है पाकिस्तान में। और कौन से नदी किनारे, तो दास्त नदी किनारे। देखिए जितने भी स्थल आप लोग पढ़ेंगे वो सब क्या है, नदी के किनारे ही क्या है, विकसित हुए हैं। तो सब पश्चिम में सबसे पश्चिमी जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो स्थल है वो कौन सा है, सोप्तकांगोर। कौन से नदी किनारे, तो दास्त नदी किनारे। अब उत्तर में मांडा। मांडा वर्तमान में कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ये सब आपको क्या है, पता होना चाहिए। और दक्षिण में दायमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है।
ये सब सारी चीज़ें क्या है आपको पता होनी चाहिए। सबसे उत्तर में कौन सा है, तो मांडा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे, अखनूर सेक्टर। थोड़ा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, आप यूपीएससी या पीएससी की तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। मांडा जम्मू कश्मीर, मांडा कहाँ पे, अखनूर सेक्टर में। आप लोग कई बार टीवी में देखे होंगे कि अखनूर सेक्टर में कई बार क्या है आतंकी हमला भी हो जाता है, तो आप लोग अखनूर सेक्टर का नाम तो बहुत सुने होंगे। कहाँ पे है, मांडा में है। ये मांडा जो है, मांडा स्थल का नाम है, जम्मू कश्मीर में अखनूर सेक्टर में है। सबसे पूर्वी जिला हस्तिनापुर, सबसे पश्चिमी जिला सोत्कांगोर दासतलदी, सबसे दक्षिण में दामाबाद, सबसे उत्तर में मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। तो ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिंधु घाटी सप्ताह कितने भौगोलिक क्षेत्र में फैली है, तो 12,99,612 किलोमीटर में फैली हुई है। तो ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 1600। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 1400 किलोमीटर। तो ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे तो सभी स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, सोत्कांगोर हो गया, चंदूदड़ो हो गया, और रोपड़ हो गया, बनावली हो गया, जितने भी स्थल हैं सब पढ़ेंगे। धीमे धीमे जरूर चलेंगे, लेकिन क्या है अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छे डिटेल में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि नेट और क्या है बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी इतिहास और साइंस की लेक्चर भी चल रही है, तो आप उसको प्लीज़ देखिए, और जो भी आपको डाउट होता है उसे कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि हम आपके डाउट को अगले वीडियो में क्या है क्लियर कर सके। तो गाइस, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जो भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्लीज़ वीडियो शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए।